नमस्कार, कल की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मीनूगिरी और अगले आधे घंटे में हम बात करेंगे कि भारतीय बाजारों के लिए वो कौन से ट्रिगर है जिस पे आपको नजर रखनी चाहिए। सोमवार के सत्र में हमने देखा कि बाजार में एक निचले स्तर से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। हालांकि मंगलवार के दिन बाजार बंद होंगे, वापस से बुधवार को खुलेंगे और गुरुवार का दिन जो है भारतीय बाजारों के लिए बेहद अहम होगा, क्योंकि एक्सपायरी भी है और इसी दिन क्रेडिट पॉलिसी भी आएगी। तो इन तमाम मुद्दों पर अगले आधे घंटे में हम चर्चा करेंगे और आज का शो बेहद अहम है। आज भारतीय बाजार में हमने देखा, खासतौर पर सोमवार के सत्र में निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। निफ्टी देखिए दिन के ऊपरी स्तर के आसपास बंद होने में कामयाब हुआ। कमोबेश बैंक निफ्टी में लेकिन आज अच्छी रिकवरी देखने को मिली। बैंक निफ्टी दिन के ऊपरी स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी के ही मजबूती का असर था कि निफ्टी को भी निचले स्तरों से सहारा मिला और वो भी दिन के ऊपरी स्तर के आसपास बंद होने में कामयाब हुआ। लेकिन आज का शो काफ़ी अहम है, हम कई सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे दो जानकार भी जुड़ेंगे और सबसे बड़ी बात है कि आज के शो में हमारे एक दो नहीं 5 सहयोगी जुड़ेंगे जो आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे बड़े ट्रिगर्स है जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए बुधवार के सत्र में। पॉलिसी से क्या उम्मीदें हैं, इसके अलावा कुछ और बड़ी खबरें हैं जिसका असर देखने को मिला भारतीय बाजारों में, चाहे वो ऑटो नंबर्स हो या कच्चे तेल में उछाल हो, इन सब का असर भारतीय बाजारों पर देखने को मिला। और तमाम हमारे सहयोगी इनफैक्ट जुड़ चुके हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन ट्रिगर्स का बाजार पे क्या असर होगा। पूजा, आशीषा, वामाक्षी, सृष्टि और हर समाज साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे दो गेस्ट जुड़ चुके हैं, गिरीश सोडानी जी जुड़ चुके हैं स्वास्तिका से और किरण जानी जी जुड़ चुके हैं जयनाम ब्रोकिंग से। इन दोनों से समझेंगे कौन से बड़े स्टॉक्स हैं जिस पे आपको नजर रखनी चाहिए, बीआईपी में कौन से शेयर होंगे जिसमें खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन दर्शकों के सवालों के जवाब के साथ शुरुआत करेंगे और आप भी चाहें तो अपने सवाल लगातार इटनो स्वदेश पे भेज सकते हैं। तरीका बेहद आसान है, आपको व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करना है, आप उस पर अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के दौर में आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाइए, इटनो स्वदेश को फॉलो कीजिए। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 9136934056 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाइए, इटनो स्वदेश को फॉलो कीजिए, वहाँ भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। तरीका बेहद आसान है, KKT लिखना है, स्पेस देना, अपने सवाल को लिखना है, आप जो शेयर आपके पोर्टफोलियो में उसके बारे में लिखना है, कितनी क्वांटिटी है, कब तक आप होल्ड कर सकते हैं, किस शहर से आपने सवाल भेजा। इन तमाम सवालों को आप लिख के भेज दीजिए, हमारे जानकार आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे। लेकिन फटाफट रैपिड फायर राउंड, क्योंकि समय कम है, हमारे कई सारे सहयोगी जुड़ चुके हैं तो समय कम है, तो फटाफट रैपिड फायर अंदाज में आज जो है हम सवाल जवाब के शीर्षक को आगे बढ़ाते हैं। परमार साहब ने अहमदाबाद से सवाल भेजा है। इन्फोसिस के शेयर उनके पास 6 शेयर है, 1472 रुपये के भाव पे लॉन्ग टर्म के लिए जानना चाहते हैं। गिरीश जी, क्या राय होगी इन्फोसिस पे? आईटी सेक्टर्स को लेके थोड़ा सा मूवमेंट अब वापस शुरू हुआ है। हम थोड़ा सा स्टेबिलिटी देख रहे हैं फॉरेन मार्केट्स के अंदर, तो आईटी को लेके अभी भी हम थोड़ा सा बुलिश हुए हैं। इन्फोसिस को कैरी करके लेके चल सकते हैं फॉर द टारगेट्स ऑफ 1500-1520 फॉर द 1 से 1.5 महीने के टाइम फ्रेम के लिए ले सकते हैं। इन्फोसिस होल्ड कीजिए, 1500 का लक्ष्य होगा। प्रशांत जी ने पश्चिम बंगाल से सवाल भेजा, केपीआईटी के बारे में जानना चाहते हैं। 10,111 शेयर उनके पोर्टफोलियो में 644 रुपये के भाव पे काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी उन्होंने शेयर लिया, काफ़ी ज़्यादा मुनाफा भी हो रहा है। किरण जी, क्या राय होगी केपीआईटी पे? सो ओवरऑल केपीआईटी टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो एक आउट परफॉर्मर स्टॉक है, लेकिन आज जिस तरह से उसमें हमने करेक्शंस देखा है, कहीं ना कहीं अपनी 20 डेज एंड 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से उनको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो 770 का बन रहा है। जब तक 770 का लेवल होल्ड है केपीआई टेक्नोलॉजी में, वो होल्ड करे और ऊपर में कहीं ना कहीं अगर उनको वापिस 900-910 का लेवल मिलता है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करके साइडलाइन होकर वेट एंड वॉच कर सकते हैं। सादिक जी ने दिल्ली से सवाल भेजा है, पीडीलाइट इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं। 30 शेयर उनके पोर्टफोलियो में 2660 रुपए के भाव पे, क्या रहा होगा गिरीश जी पीडीलाइट पे? देखिए, पीडीलाइट शेयर्स को अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो वो कैरी करके लेके चल सकते हैं, बट अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। अभी के लिए एक बार का निकल जाना चाहिए बदली, क्योंकि ये कहीं पे भी 2150 की एक रेंज देख सकता है फॉर द टाइम ऑफ 15 टू 20 डेज के रेंज में नहीं। तो पीडीलाइट पे राय तो प्रशांत जी ने बोकारो से सवाल भेजा है। पिरामल फार्मा के बारे में जानना चाहते हैं। 200 शेयर के पोर्टफोलियो में 125 रुपए के भाव पे। पिरामल पे भी गिरीश जी आपसे ही राय जानना चाहूंगा, पिरामल फार्मा पे क्या राय है आपकी? पिरामल फार्मा कैरी करके लेके चल सकते हैं। पिरामल फार्मा कैरी करके लेके चल सकते हैं। एक्सपेंशन मोड पर है कंपनी, काफी रीस्ट्रक्चरिंग पे जा रही है, नए कुछ नॉर्म्स भी लेके आने के मूड में हैं ये लोग। तो 70-75 के रेंज के लिए एक बार का कैरी करके चल सकते हैं फॉर द टाइम फ्रेम ऑफ 1 से 1.5 हफ्ते के लिए। अगर इनको थोड़ा सा भी लंबा टर्म है
3 से 6 महीने का अगर ये टर्म लेके चल सकते हैं तो 110 का एक टारगेट ये कैरी करके लेके चले फॉर स्टॉप लॉस ऑफ 59 से लेकर 60 के बीच का। पीरामल फार्मा होल्ड करने की सलाह। अरुणा जी ने कोलकाता से सवाल पूछा है, आईआरबी इंफ्रा के बारे में जानना चाहते हैं। 250 शेयर उनके पोर्टफोलियो में 27 रुपये 24 पैसे के भाव पे। किरण जी, क्या राय होगी आपकी आईआरबी इंफ्रा पे? ओवरऑल आईआरबी इंफ्रा की अगर हम बात करें तो रिसेंटली जो करेक्शंस आया है वहां से स्टॉक में अच्छा खासा रिबाउंड हमें देखने को मिला है 22 के लेवल के आसपास। और अगर मोमेंटम इंडिकेटर की बात करें तो वहां से भी स्टॉक ऊपर आया है और अपने 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है। सो ओवरऑल उनके पास जो स्टॉक्स पड़े हुए हैं उसमें वो 23.50 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए और ऊपर में जैसे ही आपको 28-30 का लेवल्स मिलता है एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लीजिए। पैसे के स्टॉक के साथ शेयर होल्ड करने की सलाह होगी। ब्रिजेश जी ने, मनमोहन जी ने इनफैक्ट पुणे से सवाल भेजा, अदानी ग्रीन एनर्जी के बारे में जानना चाहते हैं। 60 शेयर उनके पोर्टफोलियो में 1010 रुपये के भाव पे। अदानी ग्रीन एनर्जी पे क्या राय होगी गिरीश आपकी? देखिए, अदानी ग्रीन एनर्जी सेम टू सेम है। अगर ये अभी प्रॉफिट में है, इनका बाइंग रेट क्या है? आपने बाइंग रेट क्या बताया मनीष जी? बाइंग रेट क्या है अदानी ग्रीन 1010 रुपये के भाव पे लिया उन्होंने। 810 रुपए के भाव पे। 1010 के भाव पे। जी। देखिए, अदानी ग्रीन्स के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को निकल जाना चाहिए, लॉस बुक कर लेना चाहिए। इनके लिए इसका अल्टरनेटिव्स में बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस भी हैं जिसमें एनर्जी सेक्टर्स के अंदर जा सकते हैं, जिसमें अच्छा मुनाफा दिखाई देगा फॉर द टाइम ऑफ 3 to 6 मंथ्स के रेंज। तो इसमें सीधे तौर पे जो मुनाफा नुकसान बुक करने की सलाह दे रहे हैं गिरीश जी अदानी ग्रीन में। ब्रजेश जी ने सहारनपुर से सवाल भेजा, रिलायंस के बारे में जानना चाहते हैं। 44 शेयर के पोर्टफोलियो में 2246 रुपये के भाव पे है। इस शेयर में इनको थोड़ा मुनाफा हो रहा है, क्या राय होगी किरण जी रिलायंस पे? मेरे हिसाब से रिलायंस उनको होल्ड करना चाहिए। रीजन बीइंग जिस तरह से हमने देखा कि लास्ट वीक में एक रिबाउंड मिला है, डेली चार्ट पे क्लियरली डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट है और साथ ही साथ स्टॉक अपनी 20 डेज 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इनफैक्ट कोई भी गिरावट अगर आती है 2280 2290 तक तो बाय ऑन डिप्स की ही हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी। ओवरऑल स्टॉप लॉस जो हमें मेंटेन करना है वो 2270 का रहेगा और जिस तरह की चार्ट पैटर्न है एटलीस्ट वो 2420 तक होल्ड कर सकते हैं। तो 2420 का टारगेट, 2270 का स्टॉप लॉस और रिलायंस होल्ड कर सकते हैं। 270 रुपये के स्टॉप के साथ शेयर होल्ड करने की सलाह होगी। ललन गुप्ता जी ने दरभंगा से सवाल भेजा, अदानी इंटरप्राइजेस के बारे में जानना चाहते हैं। ललन जी, 95 शेयर उनके पोर्टफोलियो में 2091 के भाव पे। क्या राय होगी गिरीश जी अदानी इंटरप्राइजेस पे आपकी? अदानी एंटरप्राइजेस को होल्ड करके लेके चलना चाहिए। अभी जिस तरीके से इनके नए चीजों में डेवलपमेंट्स आए हैं उसको लेके कहीं पे भी ऐसा लगता है कि ये एक रेंज बाउंड्स खींच के लेके जाएगा 2200 से 2300 रुपए के रेंज में। जहां पे भी अगर ये रेट टू रेट्स में अगर आता है तो ये अपना आधा प्रॉफिट, आधा रेट टू रेट्स कॉस्ट पे निकल जाए और बाकी होल्ड करें अगले फॉर 2500 से 2600 के टारगेट्स को लेकर। तो अदानी की इंटरप्राइजेस पे ये राय आती है जिसमें कि आप होल्ड करके चल सकते हैं। तो हमने कई सारे स्टॉक्स के दर्शकों के सवाल के जवाब दिए, क्योंकि समय कम है और कई सारे मुद्दों पर चर्चा करना है, तो कुछ मुद्दों की बात करते हैं। और इसमें एक अहम मुद्दा जो है क्रूड है। हमारे सारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, क्रूड पे समझने की कोशिश करते हैं। कल जिस तरह से ओपेक की तरफ से फैसला आया कि वो कट करेंगे क्रूड उत्पादन में, उसका हमने देखा कच्चे तेल में एक मजबूत उछाल देखने को मिला। अशेषा समझते हैं कि अशेषा जिस तरह से कच्चे तेल में एक मजबूती देखने को मिली है, इसका क्या असर और कितना ज्यादा असर देखने को मिलेगा? जी हाँ, ब्रेंट क्रूड प्राइसेस में हाल ही में काफ़ी उछाल देखने को मिला है। इनफैक्ट मार्च के लो से कंपेयर करें तो करीब 15% का अपमूव ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस में देखने को मिला है। $75 पर बैरल के निचले स्तर पर गिरने के बाद अब एक बाउंस बैक देखने को मिला। करीब $83-85 पर बैरल के आसपास अब ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया और काफ़ी ओपेक प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ ने अब आउटपुट कट अनाउंस किया है, जिसके चलते ये अपमूव देखने को मिल रहा है। आइए जानते हैं कि सेक्टर्स, इंडिविजुअल सेक्टर्स पर ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस के चेंजेस के चलते क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। सबसे पहले ऑयल एक्सप्लोरर्स की बात करेंगे। ONGC, ऑयल इंडिया, वेदांता और HOEC जैसी कंपनीज पर पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। हायर क्रूड ऑयल प्राइसेस के चलते इन कंपनीज के अर्निंग्स में पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है और इसी के चलते इन स्टॉक्स पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट हर $5 पर बैरल चेंज इन ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस के चलते ONGC के EPS में 7% का चेंज देखने को मिल सकता है और ऑयल इंडिया के EPS में करीब 12% का चेंज देखने को मिलता है। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, IOCL, HPCL, BPCL, MRPL, इन सब कंपनीज पर मिक्स्ड इम्पैक्ट देखने को मिलता है। क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ने के चलते मार्केटिंग इम्पैक्ट पर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है,
लेकिन ऑन द फ्लिप साइड इन्वेंट्री गेन्स कंपनीज एंजॉय करते हैं और इसी के चलते ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस के चेंजेस के चलते यूजुअली एक मिला जुला इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा ऑयल कंज्यूमिंग कंपनीज और सेक्टर्स की भी बात करते हैं, जो सेक्टर्स और कंपनीज ऑयल को रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ करते हैं। उसमें पेंट, एविएशन, लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चरर्स, टायर कंपनीज और सीमेंट कंपनीज, एविएशन कंपनीज, एयरलाइन कंपनीज का नाम शामिल है। ये सब सेक्टर्स और कंपनीज ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस को रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करती है और इसी के चलते ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ने के चलते इन सब सेक्टर्स और कंपनीज को नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो सीधे तौर पे ये तमाम ट्रिगर्स हैं जिसका असर जो है कच्चे तेल में हमने देखा कि मजबूती आई, उसकी वजह से इन तमाम ऐसे शेयर्स हैं खासतौर पर अलग अलग सेक्टर्स पे इसका जो है पॉजिटिव, कुछ कंपनियों के लिए पॉजिटिव और कुछ कंपनियों के लिए नेगेटिव असर देखने को मिलता है। गिरीश जी, जल्दी से अगर कच्चे तेल में तेजी आई है तो इस ट्रिगर के आधार पर एक शेयर को चुनना हो खासतौर पर, तो किस शेयर पर आप दाव लगाएंगे? रिलायंस नीचे के लेवल्स में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ जाता है रिलायंस के अंदर, एंड हम आगे के टारगेट्स को लेकर भी बीसीबी रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस में है रिलायंस को देखने के लिए। तो इस बेसिस पे ना रिलायंस को हम हमारे टारगेट्स में काउंट करते हैं। अगर मैं कोई भी एक शेयर चुनूं तो मैं सिर्फ रिलायंस ही चुनूंगा और मैं इसका टारगेट अपसाइड्स के लिए एटलीस्ट 30% का हाइक लेके चलता हूँ फॉर द टाइम फ्रेम ऑफ 6 मंथ्स के लिए। तो 6 महीने के नज़रिए से खरीदारी करने की सलाह रिलायंस दे रहे हैं गिरीश जी। वैसे भी किरण जानी ने भी इस पर मुहर लगाया कि शेयर को आप होल्ड करके चल सकते हैं और 6 महीने के लिए गिरीश जी को लगता है कम से कम यहाँ से 30% की मजबूती देखने को मिल सकती है, यानी करीब करीब 100 रुपये के आसपास का उछाल देखने को शेयर में मिल सकता है। एक और सेक्टर था जिस पे आज हमने देखा काफ़ी अच्छी मजबूती देखने को मिली, कई सारी खबरें हैं उसका असर देखने को मिला। ऑटो नंबर्स, ऑटो कंपनियों के जो नंबर्स आए हैं उनसे ऑटो शो में कितना रफ्तार देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में, जानने के चलते हैं सीधे सृष्टि के पास। सृष्टि, जो नंबर्स आए हैं वो क्या संकेत दे रहे हैं? क्या चीज़ें अच्छी हो रही हैं, कंपनियों की बिक्री सुधर रही हैं या अभी दिक्कतें हैं? अगर मार्च ऑटो सेल्स की बात करें तो इस बार मजबूत आंकड़े आते हुए दिखे हैं सभी ऑटो कंपनीज के तरफ से, और खास तौर से अगर बात करें तो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट और साथ ही 2 व्हीलर सेगमेंट ने बेहतरीन प्रदर्शन दिया है और उम्मीद से बेहतर इस बार कंपनीज ने परफॉर्म किया है। सबसे पहले कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो ट्रक्स और बसेस की बिक्री है हम उम्मीद ही कर रहे थे कि अच्छी आएंगी, क्योंकि आगे चल के उनके दाम बढ़ने वाले हैं नए एमिशंस नॉर्म के चलते, और साथ ही जो मांग थी वो भी कहीं ना कहीं सपोर्टिव थी, जिसके चलते हमने उम्मीद ही की थी कि अच्छे नंबर्स आएंगे और इस बार कंपनीज ने उम्मीद से बेहतर ही प्रदर्शन किया है। अगर बात करें टाटा मोटर्स, कमर्शियल व्हीकल और अशोक लेलैंड की, तो महीने दर महीने उनकी सेल्स में 30% की बढ़त देखने को मिली है। वहीं आयशर मोटर्स VECV की सेल्स में 60% से भी ज़्यादा की हमने ग्रोथ देखी है महीने दर महीने के लिहाज से। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट पे अगर बात करें तो वहाँ पे जो डिमांड थी वो महीने दर महीने लगभग सपाट देखने को मिली है। हालांकि M&M ऑटोमोटिव डिवीजन ने 12% की ग्रोथ भले ही दर्ज की है, पर कहीं ना कहीं पहले जिस तरीके से हम देख रहे थे कि इनकी ग्रोथ के नंबर्स बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, अब उस जो गति है उसमें थोड़ी सी धीमापन तो हम आते हुए जरूर देख रहे हैं। पर 2 व्हीलर स्पेस पे इस बार बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला है, क्योंकि जहां पे जो डोमेस्टिक डिमांड थी फाइनली उसमें एक रीबाउंड देखने को मिला है और आगे चल के इनके प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ पे जो उनकी मांग है इस महीने जो है बढ़ती हुई नजर आई। और उसके खास तौर से देखें हीरो मोटोकॉर्प महीने दर महीने 30% की बढ़त देखने को मिली है। वहीं TVS और आयशर मोटर्स के नंबर भी अच्छे ही आते हुए दिखे हैं और उम्मीद से बेहतर भी रहे। और आखिरी में ट्रैक्टर डिवीजन की बात करें तो यहाँ पे जो बारिश हमें देखने को मिली थी नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में, उसका असर ज़रूर थोड़ा सा देखने को मिला है। कंपनीज भी वो हाईलाइट कर रही हैं, पर आगे चल के डिमांड को लेकर पॉजिटिव है और मार्च महीने में 30% की महीने दर महीने ट्रैक्टर M&M के और साथ ही एस्कॉर्ट्स की बिक्री आंकड़ों में हमने आते हुए देखी है। और इसके लिहाज से देखें तो सभी ऑटो स्टॉक्स बस करते हुए नजर आए। आयशर मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स, M&M, मारुति सुजुकी, ये निफ्टी के टॉप गेनर्स आते हुए दिखे और साथ ही छोटी ऑटो कंपनी जैसे SML, ईसुजू, JBM ऑटो, इन सब में भी एक्शन देखने को मिला। एक साथ कई सारे कंपनियों के बारे में बताया, कई सारे स्टॉक्स बताए जहां पे हमने नंबर्स का असर देखा है। खासतौर पे दोपहिया वाहन यानी कि 2 व्हीलर सेगमेंट में एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला, उनकी रफ्तार अच्छी रही है। किरण जी, कोई ऑटो सेक्टर में कोई एक शेयर अगर आपको चुनना हो खासतौर पे अगले 6 महीने से साल भर के नज़रिए से, तो कोई शेयर आपकी नज़र में है या आपको लगता है कि नहीं अभी थोड़ा बचना ही चाहिए या खरीदारी करनी चाहिए? मेरे हिसाब से 2 व्हीलर फेस में हम देख सकते हैं काफी एक लंबा उनका कंसोलिडेशन फेस में से स्टॉक ब्रेकआउट दे रहे हैं। और साथ ही साथ हमने देखा है कि रिसेंटली काफी सारे फेस्टिवल हमारे यहाँ गए हैं हिंदू के हिसाब से, तो लग रहा है कि वहाँ पे काफी अच्छा एक अट्रैक्शन आना चाहिए।
तो बजाज ऑटो के ऊपर हमारी नजर है। बजाज ऑटो अगर आप देखोगे तो 37-3800 का एक जो क्लस्टर सपोर्ट था, साथ ही साथ राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट के साथ साथ ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉक अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और रिसेंटली हमने देखा था डेली चार्ट के ऊपर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट और साथ ही साथ फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखने को मिला है। सो मल्टीपल ब्रेकआउट 38-3900 के बीच में देखने को मिला है। आज हमने देखा स्टॉक में अच्छी तेजी थी, 4000 के आसपास का सेटलमेंट है। तो कोई भी गिरावट आती है करंट मार्केट प्राइस से भी हम लॉन्ग करके जा सकते हैं अगर हमारा नजरिया आने वाले 6 महीने से 8 महीने तक का है। ओवरऑल जिस तरह से हम टारगेट देख रहे हैं, ये जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है उसका जो टारगेट है वो 4200 का टारगेट बन रहा है और एज अ स्टॉप लॉस हमें जो मेंटेन करना है वो 3700 मेंटेन करना है। तो कोई भी गिरावट आती है करंट मार्केट प्राइस से बजाज ऑटो 3700 के स्टॉप लॉस से बाय, टारगेट 4200। तो बजाज ऑटो एक शेयर है जो किरण को पसंद है, खरीदारी करने की सलाह है, जबकि रिलायंस पे गिरीश दाव लगा रहे हैं। उनको लगता है कि रिलायंस में मजबूती देखने को मिल सकती है। और फटाफट वामाक्षी के पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बुधवार के सत्र में जब भारतीय बाजार खुलेंगे, चूंकि मंगलवार को भारतीय बाजार बंद है, तो कौन से ऐसे ट्रिगर्स होंगे जिसका असर सीधे तौर पे बाजार पे और शेयरों पे होगा। वामाक्षी, कौन से बड़े ट्रिगर्स है बुधवार के लिए? हमारी नज़र होगी अप्रैल 4 को ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और श्रीलंका के रेट डिसीजंस पर। इसी के साथ अप्रैल 5 को ध्यान रखेगा S&P ग्लोबल सर्विसेज कंपोजिट PMI डेटा। काफ़ी सारे देश रिपोर्ट करेंगे और इन देशों में भारत, US, UK और यूरोजोन भी शामिल है। कॉर्पोरेट फ्रंट की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी एक्शन एक्सपेक्टेड है। ब्रिटानिया की बोर्ड की बैठक होने जा रही है और इंटरिम डिविडेंड को वो कंसिडर करने वाले हैं। PNB हाउसिंग फाइनेंस फोकस में रहेगा अप्रैल 5 को, क्योंकि राइट्स इशू का जो रिकॉर्ड डेट है वो अप्रैल 5 को है। वेदांता भी फोकस में रहेगा क्योंकि अप्रैल 5 को आखिरी दिन है ये स्टॉक खरीदने का अगर आपको डिविडेंड के लिए एलिजिबल होना है तो। अप्रैल 4 को रिलायंस कैपिटल पर नज़र रखिएगा क्योंकि उनका जो लेंडर है वो ऑक्शन प्लान कर रहे हैं अप्रैल 4 को, ऐसे ET का कहना है। कुछ इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी है जो आपके रेडार पर ज़रूर होने चाहिए। क्रेडिट स्विस की एनुअल जनरल मीटिंग होने जा रही है अप्रैल 4 को। नाटो की फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक भी होने जा रही है ब्रसेल्स में। लेजर एक्स और FTX क्रिप्टो डेरिवेटिव्स प्लेटफॉर्म ऑक्शन होगा अप्रैल 4 को। UBS की एनुअल जनरल मीटिंग अप्रैल 5 को एक्सपेक्टेड है। और अगर हम देखें तो US की जो FDI है उन्होंने सिग्नेचर बैंक के क्रिप्टो क्लाइंट्स को कहा है कि उन्हें अपने अकाउंट्स बंद कर लेने हैं अप्रैल 5 तक। तो लार्जली ये थे सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए। तो ये कुछ एक ऐसे अहम ट्रिगर्स हैं जिनका असर हम बुधवार के सत्र में होते हुए देखेंगे। तो हमने कई सारे मुद्दों पे बात की, क्रूड का इम्पैक्ट की बात की, ऑटो नंबर्स की बात की, बुधवार के लिए ट्रिगर्स की बात की। अब बात करते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट VIP स्टॉक्स की। गिरीश जी, मौजूदा स्तर पे कौन से शेयर आपके लिए आपको लगता है कि VIP स्टॉक्स के तौर पे खरीदना चाहिए, जिसमें थोड़ा लंबा नजरिया रखते हैं तो मुनाफा देखने को मिलेगा? देखिए, मैंने इसके लिए 2 स्टॉक चूज करे हैं। ग्रासिम इंडस्ट्री है। बेसिकली इसके वर्टिकल्स बहुत अलग हैं क्योंकि इन्होंने नए एक्सपांशन मोड पे जाना है। 220 एकड़ का भी एक पार्सल लैंड खरीदा है इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए। ऑलरेडी अपने पेंट सेक्टर में ये एंटर कर चुके हैं 2020 के टाइम पे और एक्सपेक्टेड है इनका जो कैपेक्स तैयार करने की तैयारी है वो 600 से 700 करोड़ रुपए के आसपास की है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये ऑलरेडी केमिकल का कैपेक्स अनाउंस कर चुके हैं। 1500 करोड़ का इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 23 का कैपेक्स अनाउंस करा हुआ है। और Q3 के जो नंबर्स हैं हमने जो देखे हैं वो 68% के ग्रोथ प्रोजेक्शंस दिए हैं इन्होंने प्रॉफिट के अंदर। तो कहीं पे भी ये स्टॉक बहुत ज्यादा लुक्रेटिव बन जाता है फॉर द लॉन्ग टर्म बेसिस पे। तो इसका रीजन हम लोग इसको जो टारगेट रख रहे हैं वो 1800 का है फॉर द 6 मंथ्स का होल्डिंग के लिए। अगर कोई भी 6 महीने की होल्डिंग के लिए लेके चलता है तो एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है उसको। दूसरा शेयर कौन सा होगा गिरीश जी आपकी तरफ से? जी, दूसरा शेयर कौन सा होगा आपकी तरफ से VIP स्टॉक्स में? मैं दूसरा शेयर लेना चाहता हूँ BEL को। जी, BEL मैंने डिफेंस सेक्टर्स में चूज करा है। द BEL का रीजन बिहाइंड है कि इन्होंने जो सेल्स रिपोर्ट इनको प्रेजेंट करी है, जो इनका ओवरऑल लास्ट ईयर का जो ग्रोथ है वो 17,300 करोड़ का इनका ऑर्डर बुक्स क्लोज करा है। जो नेक्स्ट ऑर्डर बुक के लिए जो मैनेजमेंट का कमेंट्री है वो 20,000 करोड़ की है। ऑलरेडी हम एक एयर शोज देख चुके हैं जिनमें इनको काफी अच्छे ऑर्डर्स मिले हुए हैं। इस सेंस में मैं इसका टारगेट 140 के लिए लेना चाहता हूँ फॉर द 1 साल के टाइम फ्रेम के लिए। तो 2 VIP स्टॉक्स गिरीश जी की तरफ से ग्रासिम और BEL में खरीदारी करने की सलाह होगी। किरण जी, आपकी तरफ से कौन से 2 VIP स्टॉक्स होंगे निवेश के लिए? सो हमारी तरफ से 2 कॉल है। पहला जो कॉल है वो टाइटन है। अगर यहाँ पे आप डेली चार्ट देखोगे तो क्लियरली एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ स्टॉक अपने 20 डेज एंड
50 डेज मूविंग एवरेज इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली में देखा था कि 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेके स्टॉक वापस अपने इंपॉर्टेंट लेवल 2500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब करंट जंक्चर पे अगर आप मोमेंटम इंडिकेटर देखोगे तो वो भी बुलिश जोन के अंदर है, और आज जिस तरह से वॉल्यूम के साथ स्टॉक ऊपर के लेवल के ऊपर आया है, हमें लग रहा है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। सो 2537 के आसपास का सेटलमेंट हम बाय करके जाएंगे। 2595 का हमारा टारगेट रहेगा एंड 2495 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे टाइटन के अंदर। नेक्स्ट जो कॉल है वो अपोलो टायर है। हम देख रहे हैं कि टायर सेक्टर के अंदर जिस तरह से एक बाइंग आया था, वहां से जो पॉज था उस पॉज से वापस स्टॉक निकल रहे हैं। अपोलो टायर एक आउट परफॉर्मर है। हमने रिसेंटली देखा था कि स्टॉक अपने 50 डेज मूविंग एवरेज और 305 के आसपास मल्टीपल बॉटम बना के वापस 320 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब लास्ट 3 दिन में वापस उसने अपनी 20 डेज मूविंग एवरेज को रिक्लेम कर दिया है। मोमेंटम इंडिकेटर वापस अपने बुलिश जोन के अंदर एंटर हो रहा है। सो 320-322 की रेंज में हम लॉन्ग करने की सलाह देंगे अपोलो टायर में। 336 का हमारा टारगेट रहेगा एंड 312 एज अ स्टॉप लॉस हम अपोलो टायर में मेंटेन करेंगे। तो टाइटन एंड अपोलो टायर बोथ आर द बाय कॉल्स। PNG की तरफ से 2 शेयर जो बतौर VIP स्टॉक्स निवेश के लिए आप खरीद सकते हैं। अपोलो टायर्स और टाइटन उनको पसंद है, इसमें खरीदारी करने की सलाह होगी। तो VIP स्टॉक्स की बात होगा, अभी बाजार के लिए जो है बड़ा ट्रिगर इस हफ्ते जो सबसे बड़ा ट्रिगर है वो RBI की पॉलिसी है, और ये गुरुवार को ही आने वाली है, यानी उस दिन एक्सपायरी भी है और पॉलिसी भी है। कहीं ना कहीं इसका असर भारतीय बाजारों पे उस दिन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है, खासतौर पे बैंकिंग शेयरों में। और हमने देखा कि बैंकिंग शेयरों में आज एक अच्छी मजबूती भी देखने को मिली थी। क्या उम्मीद है क्रेडिट पॉलिसी से, जानने के लिए चलते हैं सीधे हर्ष के पास। हर्ष, क्या उम्मीद है, क्या ये उम्मीद की जानी चाहिए कि अब क्रेडिट पॉलिसी में RBI की तरफ से थोड़ा सा ये नज़रिया लिया जा सकता है कि अब रेट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाने की ज़रूरत है, चीज़ें अब कंट्रोल में आ रही हैं? जी हाँ, RBI की और एक MPC कंक्लूड होगी ये पर्टिकुलर हफ्ते में, और जब हम देखें तो और एक 0.25% का रेट हाइक एक्सपेक्टेड है। इकोनॉमिस्ट लार्जली यही कह रहे हैं कि RBI अभी भी अपना ध्यान इन्फ्लेशन पे रखेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन जो कि बिलो 6% चला गया था 2 महीने के लिए, अब वापस उसमें एक स्पाइक आई है 6.5% के आसपास। अब इन्फ्लेशन अभी भी स्लाइटली हायर साइड पे। और जब हम एग्री साइड पे भी देखें, मॉनसून के इफ़ेक्ट एग्री पे जो आएंगे, उस पे भी एक RBI की नज़र रहेगी कि वो कैसे प्ले आउट होता है और वो कैसे इम्पैक्ट करता है फूड इन्फ्लेशन को आगे जाके। तो वो कमेंट्री पे नज़र रखनी होगी। दूसरी जो चीज़ RBI लार्जली फैक्टर इन करता है अपने मॉनेटरी पॉलिसी में, वो है कि ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी कैसे रहती है। अब इन्फ्लेशन, अब रेट हाइक्स, काफ़ी सारे रेट हाइक्स आ चुके हैं। ऑलमोस्ट रेपो 2.75% से बढ़ा है लास्ट ईयर से। तो एक अच्छा रेपो का बढ़ान की वजह से एक ग्रोथ पे एक दबाव आ सकता है, और वो कितना दबाव आएगा FY24 में, उस पे स्ट्रीट की नज़र रहेगी। जब लार्जली RBI का करंट एक्सपेक्टेशन है 6.4% ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है FY24 में, तो अब जाके क्या रिविजन्स करेंगे RBI, उस पे भी एक स्ट्रीट की नज़र रहेगी। तो ये 2-3 चीज़ों पे स्ट्रीट की नज़र पर 25 बेसिस पॉइंट 0.25% से हाइक लार्जली ये स्ट्रीट का कंसेंसस है। तो हर्ष के जो लिंक से एक बात तो समझ में है कि सबसे ज़्यादा नज़र इस बात पे होगी कि RBI पॉलिसी के बाद अपनी कमेंट्री में महंगाई को लेकर और ग्रोथ को लेकर क्या बयान देता है, उससे ये नज़रिया साफ होता हुआ दिखेगा कि आने वाले दिनों में ब्याज दरों में क्या थोड़ी कमी हो सकती है या पॉज लगता हुआ दिख सकता है। इस पर नज़र रहेगी हमारी। लेकिन एक बड़ा ट्रिगर इस महीने खासतौर पर यह है कि करीब अप्रैल में करीब आधा दर्जन से ज़्यादा शेयरों के एंकर लॉकिंग का जो है पीरियड खत्म हो रहा है, और इसका असर सीधे तौर पर शेयरों पर देखने को मिल सकता है। पूजा समझते हैं कौन से शेयर हैं और क्या है पूरा ये मामला। पूजा जी बताइए। जी, अप्रैल में करीब आधा दर्जन शेयर्स का लॉक इन खत्म होने वाला है, और हम देखते हैं कि ज़्यादातर शेयर्स जिनका कि लॉक इन पीरियड खत्म होने वाला होता है उसमें दबाव देखने को मिलता है। इसमें अप्रैल से जुलाई के बीच अगर देखेंगे तो करीब 33 कंपनियां हैं जिनका कि लॉक इन पीरियड एंड होगा। अब इसमें जो प्रमुख कंपनियां हैं उसमें हरिओम पाइप्स, केन्स टेक्नोलॉजीज, डेटा पैटर्न्स और लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, इनका लॉक इन पीरियड खत्म होने वाला है, और जिसमें कि सबसे जो कमज़ोर प्रदर्शन रहा था वो है रेडिएंट कैश। लिस्टिंग से लेकर अब तक अगर देखेंगे तो 2% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला, और सबसे शानदार प्रदर्शन था हरिओम पाइप्स का, जिसमें कि लिस्टिंग से लेकर अब तक अगर देखेंगे तो 210% का रिटर्न दिया है। रेडिएंट कैश की बात करें तो इसका लॉक इन आज खत्म हो चुका है, 3 अप्रैल थी डेट। सा पॉलीमर्स 10 अप्रैल को खत्म हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स का 13 अप्रैल को खत्म हो रहा है लॉक इन।
केन्स टेक्नोलॉजीज की बात करेंगे तो 17 अप्रैल को लॉक इन खत्म होगा और हरिओम पाइप्स का 2 मई को खत्म होगा। तो ये तमाम कंपनियों पर आप नज़र रखिए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब भी ये पीरियड खत्म होने वाला होता है इन शेयरों में दबाव देखने को मिलता है। तो इन तमाम शेयरों पर हमारी नज़र रहेगी और लगातार 18 और स्वदेश पे इन तमाम शेयरों के बारे में आपको हम आगे भी बताते रहेंगे। पूजा, आशीषा, बमक्षी, सृष्टि, हर्ष, आप सबका शुक्रिया। गिरीश जी और किरण जी आपका भी शुक्रिया 18 और स्वदेश को समय देने के लिए। कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।